एक एक्सपेरिमेंट रिवाइज करने वाले हैं वाइवास के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए। उसके हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे और जो डेफिनेशंस है वो सब देखेंगे। ओके, तो जो एक्सपेरिमेंट है वो है Searle's apparatus, थर्मल कंडक्टिविटी यूजिंग Searle's apparatus। Let's start with the first question, first important question. What is the aim? Okay, the examiner सबसे पहले यही पूछता है कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एम बताओ उसका। So we have to say it. We are determining the coefficient of thermal conductivity of copper by Searle's apparatus. अब वो पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ कॉपर का ही हम लोग यहाँ पर Searle's apparatus से सिर्फ कॉपर का निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ कॉपर नहीं, एनी गुड कंडक्टर विल वर्क, बट हम लोग यहाँ पर कॉपर रॉड यूज कर रहे हैं। ओके, अब इसी एम में दो क्वेश्चंस राइज होते हैं। पहला, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एंड सेकंड, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो thermal conductivity is the ability of a metal or a material to conduct heat। ठीक है, कंडक्ट हीट मीन्स हीट के ट्रांसमिशन के, हीट फ्लो होते हैं, वी नो कि हीट फ्लो होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब उस फ्लो को करने के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो Searle's apparatus में सबसे ज्यादा यूज होगा वो है कंडक्शन। मतलब Searle's apparatus का एक तरह से प्रिंसिपल, यू कैन से कि प्रिंसिपल जो है वो कंडक्शन पे बेस्ड है। वी आर यूजिंग कंडक्शन पूरा हीट फ्लो करवाने के लिए, और पूरे उसमें अदर टू मेथड्स आर रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, जिसको हमें इसमें अवॉइड करना है। ठीक है, हमारा मेन एम रहेगा कि हम कन्वेक्शन और रेडिएशन को अवॉइड करें, ऐसे मटेरियल्स यूज करें जिससे हम रेडिएशन और कन्वेक्शन को कम कर सकें। अब व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन, दे कैन आस्क कि बताओ कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऑफ कोर्स बाय द लाइटेस्ट वाइब्रेशंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो फर्स्ट ऑफ ऑल, वरना हीट ट्रांसमिट नहीं होगी। दूसरा, ये सिर्फ लाइटेस्ट वाइब्रेशंस की वजह से, विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें दिस प्रोसेस इज प्रोमिनेंट इन सॉलिड्स वेयर द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट द पोजीशंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सॉलिड्स में क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, बट वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। लाइक ये एक पार्टिकल है, इसको हीट मिली, ये वाइब्रेट कर रहा है। अब ये वाइब्रेट करके अपने सराउंडिंग पार्टिकल, जो इसके साथ में पार्टिकल है, उसको भी वाइब्रेट करवा रहा है। फिर ऐसे करते करते ये अपने एडजेसेंट वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रहे हैं। पूरी एक लेयर जो है वो वाइब्रेट होना शुरू है। ये लेयर इसके नीचे वाली लेयर को वाइब्रेट करवाएगी, उसके नीचे वाली लेयर को, और ऐसे करते करते पूरा जो पार्टिकल है वो हीटअप हो जाएगा, और उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो, मतलब जो पूरा मटेरियल है वो हीटअप हो जाएगा, और उसके पार्टिकल्स हैं, उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन मोशन में आ जाएंगे। ओके, वाइब्रेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल। जो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। ओके, तो कंडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है बाय लैटिस वाइब्रेशन, नॉट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हमें बस इतना बोलना है। ओके, ये होता है सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होता है उनका, एक हार्ड क्रिस्टल लैटिस होता है। इसका एक हम सिमुलेशन देख सकते हैं, ये। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर रेड पार्टिकल्स जो है, इनका हम देख रहे हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी और मतलब इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका टेम्परेचर क्या है, इनका टेम्परेचर ज्यादा है। ओके, जबकि यहाँ पर जो ब्लू वाले पार्टिकल्स है इनका टेम्परेचर डाउन है, क्योंकि इनका इंटरनल एनर्जी डाउन है, इनका जो वाइब्रेशन है वो कम है। ओके, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, जब हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो ये जो बाउंड्री वाले पार्टिकल्स है, सिंस ये ज्यादा एनर्जी में है, ये इसके टच में आते ही इसको भी, इसके जो ये फर्स्ट लेयर है ब्लू वाले की, इसको क्या करेंगे, वाइब्रेशन मोड में डालेंगे। फिर ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में डालेगी, और ये ऐसे करते करते पूरा का जो वाइब्रेशनल एनर्जी उसका ट्रांसमिशन होगा। और ये ट्रांसमिशन की वजह से नीचे वाला जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर राइज होगा, और ऊपर वाले का टेम्परेचर कम होगा। हम लोग ये तो वैसे भी देखते हैं कि जब हम लोग कोई गर्म चीज को ठंडी चीज के पास लाते हैं, तो जो गर्म चीज है उसका टेम्परेचर डाउन होता है और ठंडी चीज का टेम्परेचर अप होता है। यही सेम चीज यहाँ पर होने वाली है, और ये दोनों तब तक एक दूसरे के साथ टेम्परेचर एक्सचेंज करेंगे जब तक कि इनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ये एक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। ओके, तो ये दोनों, रेड वाले का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ब्लू वाले का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और दोनों अचीव कर रहे हैं 50 को, दोनों सेम टेम्परेचर्स पे जा रहे हैं 50। ओके, तो दिस इज व्हाट कंडक्शन मीन्स। ओके, अब कन्वेक्शन और रेडिएशन, वैसे तो इसमें इतना वो है नहीं, इसमें वैसे ज्यादा रेडिएशन का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है, रेडिएशन ज्यादा यूज हो रही है लीज चार्ल्टन्स मेथड में। तो हम इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं।
कन्वेक्शन, इसके हम डेफिनेशन देखते हैं बस। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच convection is the process in which heat is transmitted by the actual motion of heated particles. कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है, बट कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। जैसे एयर मॉलिक्यूल्स जब वो आपकी चाय में से, आपकी गर्म चाय में से जब हीट को ऑब्जॉर्व करके हवा में ले जाते हैं, दैट इज कन्वेक्शन। ओके, एंड रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इंफ्रारेड रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट, कंडक्शन में एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं होता, कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, और रेडिएशन में पार्टिकल ही नहीं होता है। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जैसे सनलाइट, सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट, तो उसमें कोई पार्टिकल यूज नहीं होता है, मतलब कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है उन्हें। पार्टिकल्स फोटोन्स होते हैं, बट वी टॉक अबाउट मीडियम, मीडियम नहीं चाहिए होता है, ना कोई एयर मॉलिक्यूल, ना कोई एटमोस्फेयर, दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। ओके, तो वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन भी एक हीट ट्रांसफर, जैसे हम सनलाइट की हीट लेते हैं, उसी तरह से हर एक मेटल अपना रेडिएशन करता है, जिससे वो हीट ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इंफ्रारेड रीजन में होता है, इसलिए हमें वो दिखता नहीं है, बट जब हम और ज्यादा टेम्परेचर को राइज करते हैं, जैसे जब हम मेटल को इतना ज्यादा गर्म करते हैं कि वो रेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, तब वो उनका जो स्पेक्ट्रम में वो इंफ्रारेड रीजन से रेड रेड कलर की रीजन में आ जाता है, दैट्स वाई हमें वो रेड कलर दिखता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अभी तक हमने देखा कि थर्मल कंडक्शन क्या होता है, अब हम देख रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये रॉड है, एक मेटल रॉड है, उसमें एक पॉइंट पी, दोनों एंड्स को मैंने पी और क्यू नेम दे दिया है, पी क्यू, और इसका टेम्परेचर लेट्स से T1 है, इसका T2 है, ये कोल्ड टेम्परेचर है, और ये मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 इज हॉट एंड T2 इज कोल्ड। ओके, अब इसमें जो हीट हीट अगर मैं इसमें से, अब सिंस यहाँ पर T1 T2 टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर हीट कंडक्ट होगी, हीट फ्लो होगी, तो वो हीट किसके प्रोपोर्शनल होगी, हीट प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/L, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसमें जो इसका जो लेंथ है दिस L। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके जो एरियाज हैं, यहाँ ये जो सर्कल्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम के लिए में हीट फ्लो हुआ है, एंड हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मीन्स T1 माइनस T2। ओके, जब मैं सारे प्रोपोर्शनैलिटी को एक साथ लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, A डेल्टा टी T अपॉन L। एंड जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक इक्वलिटी का, इक्वल्स का साइन लगता है, और उसमें एक कोफिशिएंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, बिकॉज ये है थर्मल कंडक्शन, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और फॉर्मूला आएगा KA डेल्टा टी T अपॉन L। ऐसे हमें डिराइव करना है उनके सामने, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग ऐसे जल्दी से डिराइव कर सकते हैं। चार चीजें हमें याद रखनी है, एरिया, टाइम, डेल्टा टी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, अब यहाँ से हमने Q तो निकाल लिया, बट हमें तो K चाहिए था, तो हम K को कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो K क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू Q इंटू L अपॉन A डेल्टा टी। ओके, तो अब यहाँ से हमने K का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, अगर हमें याद नहीं है तो हम जल्दी से ये डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज, यहाँ से हम लोग यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं यूनिट्स देखूं, अब अगर मुझे इसकी अब अगर मुझे इसके यूनिट्स निकालने हो तो यूनिट्स कैसे निकाल लेंगे, हम यहीं से डिराइव कर सकते हैं यूनिट्स को। क्यू को अगर हम ले रहे हैं जूल्स में, क्यू क्योंकि वो हीट एनर्जी जूल्स में ले रहे हैं, एल क्या है हमारा लेंथ है, तो हम उसे मीटर में ले रहे हैं। ओके, और ए है एरिया, तो हम उसे मीटर स्क्वायर में लेंगे, डेल्टा टी इज डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, हम दोनों ले सकते हैं, हम केल्विन लेते हैं। ओके, इसे हटा के हम केल्विन लेते हैं। ओके, केल्विन इनटू टी सेकेंड्स में, तो मीटर से ये कैंसिल आउट और यूनिट आ गई जूल पर मीटर पर केल्विन डिग्री पर सेकेंड। ओके, तो ये है यूनिट। अगर हमें यहाँ से डायमेंशंस पूछी जाए कि डायमेंशंस क्या होंगी, अब हमसे इसी में वो डायमेंशंस पूछ लें, तो डायमेंशंस कैसे बतानी है, जूल की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर T-2। एनर्जी, जूल मींस एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है ml स्क्वायर T-2।
अपॉन मीटर, मीटर इज लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है, केल्विन, केल्विन ही रहता है, वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, और सेकेंड्स होती है टाइम की यूनिट। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल स्क्वायर, तो एम एल, ओके एल से एल कैंसिल, एम एल टी माइनस 3 केल्विन इनवर्स। ओके, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमने डायमेंशन देख लिए, यूनिट्स देख लिए। अब हम लोग यहाँ से डेरिवेशन, अब हमसे अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट, तो वो हम कैसे बोलेंगे कि लेट्स से हमारा जो लेंथ है वो 1 मीटर का है, 1 मीटर की लेंथ है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है, और टाइम 1 सेकेंड्स है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जब हर एक वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में 1 हो गई है तो फिर k इज डायरेक्टली, k विल बी इक्वल टू q, तो हम k को क्या बोलेंगे, k इज द amount of energy conducted across a rod of 1 meter length, length 1 meter है, 1 meter length with area of cross section 1 meter square, area of cross section 1 meter square है, delta t 1 second amount of heat energy conducted across 1 meter of length with a cross section area of 1 meter square per unit time 1 seconds with a temperature difference of 1 degree Celsius. That's it. Okay, ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है। ओके, अब हम प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये, ओके, प्रोसीजर में सबसे पहले ये रहा हमारा सेटअप का डायग्राम। ओके, इसमें इतना पार्ट तो ये लोग बॉक्स में क्लोज इनक्लोज देते हैं रेडिएशन से बचाने के लिए, ओके, रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अब हीट ट्रांसमिशन के 3 मेथड्स हैं। इस कंडक्टिंग इस वाले प्रोसेस में तीनों हो सकते हैं, कंडक्शन होगा, इसके अक्रॉस हीट फ्लो होगा, रेडिएशन होगा सराउंडिंग्स में, ओके, और कन्वेक्शन भी हो सकता है अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा एयर मॉलिक्यूल्स को टच में आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर करते हैं पैडिंग। ओके, हम इसको जितना ज्यादा हो सके इंसुलेट करते हैं कॉपर रॉड को, जिससे रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर अजम्पशन कर रहे हैं, हम लोग जब फॉर्मूला को डिराइव करते हैं तो हम उसमें हीट रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस होता है उसको हटा देते हैं। तो सिंस हमने फॉर्मूला में हटा रखा है, तो हमें यहाँ पर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे तो पहले वुडन बॉक्स में रखते हैं, और वुडन बॉक्स के अंदर भी इसे हम पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग मीन्स हम लोग इसमें कॉटन या फिर वुल, जो भी कोई क्लोथिंग से, किसी इंसुलेटर से हम इसे पूरा कवर कर देते हैं मेटल रॉड को। ओके, इसका फोटो मेरे पे आई गेस वो ये हो गया आउटर एरिया, जैसा ये पूरा सेटअप दिखता है, ये बॉक्स के अंदर इंक्लोज होता है, एंड ये रहा इनर एरिया। इसमें ये इन्होंने पैडिंग कर रखी है, किसी इंसुलेटर से पूरी कॉपर रॉड को ढक रखा है, जिससे रेडिएशन के थ्रू इसमें हीट लॉस ना हो। ये चीजें हमें बोलनी है। अगर वो पूछेंगे कि व्हाट इज पैडिंग, तो पैडिंग में बोलेंगे रेडिएशन को रोकने के लिए, जिससे रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस ना हो, हम लोग इंसुलेटर से उसे ढकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हमें थर्मामीटर सारे लगाने हैं। थर्मामीटर्स को लगा दे T1 T2 T3 T4। फिर हमें वाटर फ्लो, एक ट्रिकल ट्रिकल मतलब बहुत ही स्लो स्लो वाटर फ्लो को रखना है। उसके बाद हमें स्टीम पास करवानी है। फिर थोड़े टाइम बाद ये सारे एक स्टडी स्टेट को रीच करेंगे। स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। उन टेम्परेचर्स को हमें नोट डाउन कर लेना है, और फिर 5 मिनट के लिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हम लोग चाहें उस टाइम के लिए मास को एक बीकर में कलेक्ट करना है। उसका मास, वाटर को एक बीकर में कलेक्ट करना है, उसका मास कैलकुलेट करना है, टेबल बनानी है, एंड फिर कैलकुलेशन करनी है। प्रोसीजर आसान है, बस इसके रीजंस क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट वो पॉइंट होता है जहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनपुट जितना, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ से पहले हम लोग एक बार समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पर स्टीम के थ्रू हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस है, एक कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हीट अप होना शुरू हो जाएगी। ये मेटल रॉड एक कंडक्टर है, तो ये हीट अप होगी और धीरे धीरे इसकी हीट जो है इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी। एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 90, यहाँ 80, ऐसे करके एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा। डिक्रीज होगा बट एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाएगा, और पूरी रॉड जो है हीट होना शुरू होगी। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर, अब ये तो हो रहा है कंडक्शन, इसमें हीट तो आ रही है, बट हीट आउट भी तो जानी है, वरना ये तो पूरा हीट होता रहेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट हमें हीट
को एक बैलेंस रखना है, या फिर हीट कह सकते हैं कि अगर हमें स्टडी स्टेट अचीव करनी है कि जितनी हीट आ रही है उतनी हीट आउट हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर फ्लो करवाएंगे। वाटर फ्लो क्या करेगा, वाटर आएगा बी पॉइंट से, हीट को अब्सॉर्ब करेगा और उसे ले जाएगा, हीट को अब्सॉर्ब करके ले जाएगा, जिससे बी पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो बी ने अटेन किया होगा, जितना हीट इधर से ए से आया होगा उतना वाटर ले जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें क्या होगा, तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा कि सिंस जितनी हीट आ रही है उतनी हीट आउट भी हो रही है, जितनी हीट इनपुट हुई इतनी हीट आउट हो गई, तो किसी भी पॉइंट पे हीट का एक्यूमुलेशन या फिर हीट का कलेक्शन नहीं हुआ, हीट रुक नहीं रही है। अब हीट रुकेगी नहीं तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए जब हम T1 T2 और T3 T4 जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाएंगे, फिर T1 T2 मेनली जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाएंगे और चेंज नहीं होंगे, वो हमारा स्टेडी स्टेट होगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितनी हीट इंटर की उतनी हीट आउट होगी। ओके, अब लेट्स अज्यूम कि हमने स्टेडी स्टेट अचीव कर लिया, तो उस पॉइंट पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनपुट, जितनी हीट स्टीम से हमें मिली है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आउटपुट, उतनी हीट वाटर अब्सॉर्ब करके ले जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हीट इनपुट, हीट कंडक्टेड अक्रॉस रॉड, हीट इनपुट क्या हो रही है, जो कि ए पॉइंट से आ रही है, रॉड के थ्रू कंडक्ट हो रही है, और हीट आउटपुट क्या है, हीट अब्सॉर्ब बाय वाटर। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसे हम इक्वेट करके एक बार देखते हैं, डिराइव करते हैं क्या आता है। ठीक है, अब हीट कंडक्टेड अक्रॉस रॉड अभी हमने ऊपर डिराइव किया था, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी टी अपॉन एल। ये था हमारा हीट कंडक्टेड अक्रॉस रॉड। ठीक है, विच इज हीट इनपुट इन दिस केस। ठीक है, और हीट आउटपुट जो हीट अब्सॉर्ब बाय वाटर है वो है Q इज इक्वल टू हीट आउटपुट विच इज एम एस डेल्टा टी टी। इधर m है मास ऑफ वाटर जो कि इसमें फ्लो हो रहा है, s है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस कि कितना टेम्परेचर उसने गेन किया वाटर ने उसके थ्रू पास होते टाइम, जो कि T3 और T4 समय मिलता है। T3 है जब वाटर फ्लो हो रहा है, और T4 है आफ्टर उसके कांटेक्ट के बाद जो उसमें टेम्परेचर राइज हुआ है, तो हम लोग T4 माइनस T3 लेते हैं। ओके, तो ये है T4 माइनस T3। और T कितने टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहा है, कितने टाइम के लिए उसने अब्जॉर्प्शन किया है। जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें इक्वेट करने पे हमें मिलेगा K इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी, के ए, वेट अ मिनट, के ए डेल्टा टी टी अपॉन एल इज इक्वल टू एम एस। एक चीज मेरे को बतानी पड़ेगी, मीन्स रेट मीन्स होता है कोई भी चीज, किसी भी चीज का अगर हमें रेट निकालना है तो इसका तो उसे टी टाइम से डिवाइड कर दो। हमें यहाँ पे रेट ऑफ हीट निकालना है तो हम लोग क्यू बाई टी करेंगे। जब हम क्यू बाई टी यहाँ पर इनपुट वाला रेट लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई टी करने से के ए डेल्टा टी अपॉन एल। और सेम चीज जब हम इससे करेंगे क्यू आउटपुट वाले में तो ये हो जाएगा क्यू बाई टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें के का वो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला मिलेगा जो हमने यूज करा है बट हमें पता नहीं था कि कैसे। के इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी अपॉन, ये डेल्टा टी डिफरेंट है और वो डेल्टा टी, ये डेल्टा टी प्राइम लेते हैं क्योंकि ये है T4 माइनस T3 और ये है T2 माइनस T1। ये है कंडक्शन के थ्रू जो है T2 माइनस T1 माइनस T2, और ये है जो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से वाटर में। ठीक है, तो एम एस डेल्टा टी प्राइम इज अपॉन ए डेल्टा टी इंटू एल। ओके, एम एस डेल्टा टी प्राइम एल अपॉन ए डेल्टा टी। ये हो गया हमारा फाइनल, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है वो। ओके, यही यूज करके हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। हमें इसमें क्या क्या, अभी हमें प्रोसीजर में के बाद कैलकुलेट क्या क्या करना है, टेबल कैसे बनेगी। हमें पहले मास ऑफ वाटर कलेक्टेड लेना है। स्पेसिफिक हीट हमें पता है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी प्राइम T4 माइनस T3 ये हम लोग इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर्स को वाटर वाले एरिया में, तो हमें वो मिल जाएगा। लेंथ हमें दे रखी होगी उन्होंने, या तो दे रखी होगी या फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एरिया, रेडियस हम लोग डायमीटर निकालेंगे रॉड का, उससे रेडियस उससे एरिया, पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड डेल्टा टी T1 माइनस T2, इसके लिए भी हमने थर्मामीटर्स इंसर्ट कर रखे होंगे, उनको बस लेना है रीडिंग्स। तो T1 माइनस T2 हमारे फिक्स रहेंगे, बट टी प्राइम हमारे हो सकता है स्लाइड चेंज हो क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड है वो, तो वो हम लोगों को बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी
बाकी चीजें कांस्टेंट है, एल रहेगा, ए है, डेल्टा टी भी कांस्टेंट रहेगा, एम हमारा चेंज होगा, एस और डेल्टा टी प्राइम, एम और डेल्टा टी प्राइम, ये दोनों चीजें की टेबल बनेगी। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसमें एक और चीज है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का क्या बन सकता है फॉर्मूला? अभी मैंने बताया फॉर्मूला नहीं, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। तो अभी फॉर्मूला हमने लिखा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये होता है हीट अब्सॉर्ब बाय अ सब्सटेंस, एम एस डेल्टा टी इंटू टी। ये टी कैप्स लॉक, ये टी कैपिटल होता है, मतलब टेम्परेचर एम एस डेल्टा टी यानी कैपिटल कैपिटल टी इंटू टी। ओके, यहाँ से अगर मैं निकालूं एस की वैल्यू, यहाँ से अगर मैं निकालूं एस की वैल्यू तो हो जाएगी Q अपॉन एम डेल्टा टी टी। ओके, तो इससे हम लोग डेफिनेशन खुद निकाल सकते हैं कि अगर मैं बोल दूं कि 1 ग्राम मास से टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री केल्विन है या फिर 1 डिग्री सेल्सियस है और टाइम 1 सेकेंड है, तो इसमें अब हम लोग इसमें डेफिनेशन खुद बोल सकते हैं कि heat gained by a substance, heat gained by 1 gram of a substance per unit time with a temperature difference of 1 degree Celsius, ऐसा कर सकते हैं, when a temperature difference of 1 degree Celsius is present. Okay, ये हो गया S, specific heat capacity। इसका भी हम लोग यूनिट्स निकाल सकते हैं, विच इज जूल अपॉन ग्राम को हम लेंगे केजी, या फिर जूल्स ले रहे हैं तो हम केजी में लेंगे, केजी इंटू डेल्टा टी हो गया डिग्री केल्विन, एंड टेम्परेचर टाइम हो गया सेकेंड्स में, तो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन पर सेकेंड। ओके, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब नेक्स्ट, अब एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया। पहले एम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर बाय सर्ल्स एपरेटस। दूसरा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसमें वाइब्रेशन की वजह से हीट फ्लो होता है, ना कि एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर एक अच्छा डिफरेंस भी दे रखा है, ये ना, कंडक्शन हीट मूव्स थ्रू मैटर विदाउट बल्क मूवमेंट। एग्जांपल, अ मेटल स्पून गेट्स हॉट, ऑफ कोर्स वो कंडक्शन के थ्रू हॉट हो जाता है मेटल स्पून। कन्वेक्शन है हीट मूव्स बिकॉज द फ्लूइड इटसेल्फ मूव्स, या फिर फ्लूइड में गैस या फिर वाटर दोनों आ सकते हैं। रेडिएशन हीट मूव्स बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नो मीडियम नीडेड, जैसे सनलाइट। फिर हमने किया कि इसकी डेरिवेशन की कि एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, उससे हमें फॉर्मूला डिराइव हुआ K इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए डेल्टा टी टी। इससे हमने यूनिट निकाली विच इज जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। ओके, फिर हमने यहाँ से डायमेंशंस में निकाले विच इज एम एल टी माइनस 3 K-1। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से स्टेडी स्टेट की वजह से हम लोग यहाँ पर थर्मल कंडक्टिव कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिराइव करते हैं, जिसमें हम लोग इनपुट यानी हीट कंडक्टेड अक्रॉस द मेटल रॉड्स यानी कॉपर रॉड्स, उसको इक्वेट करते हैं हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर बाय इन टाइम टी। दोनों का हीट इनपुट और हीट आउटपुट को इक्वेट करके K की वैल्यू आती है K इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी प्राइम L अपॉन ए डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पर टेबल है, एक टेबल देख लेते हैं। इसमें हमने डिस्टेंस बिटवीन थर्मामीटर ले लिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी वर्नियर कैलिपर से ले लिया, रेडियस निकाल लिया। ओके, डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट उसकी जरूरत नहीं। अगर हमारे पास वेइंग मशीन अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट मास ऑफ वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, हमें वॉल्यूम की फिर जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देन देन हाँ, टेम्परेचर T1 T2 ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है 82 डिग्री सेल्सियस 76 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर T4 T3 में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस के लिए भी हमें रीडिंग्स एटलीस्ट लेनी चाहिए। टाइम हमने 300 सेकेंड्स कांस्टेंट रखा है, बट यहाँ पर मास ऑफ वाटर, अलग अलग मास ऑफ वाटर के लिए केस निकाल के इनका मीन लेना है। एक सेट ये हो गया। दूसरे सेट में हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो भी करेंगे उसे चेंज करके वापस से यही सेम काम करेंगे। ओके, फिर दोनों के से जो के हमें मिलेगा उसका मीन लेके वो हमारा के होगा, और फिर उससे हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, जो कि 0.9 होता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 0.9 समथिंग।
इन कैलोरी 0.92, इससे कंपैरिजन करके एरर निकाल देंगे, दैट्स इट। ओके, अब हम जल्दी से थोड़ा सा प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर के रीजंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ तक हमने कर लिया। ओके, first of all, here, before passing steam, the initial readings of the thermometer should be noted and correction should be made. ऐसा क्यों करना है, ये पूछ सकते हैं। प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर में से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर हमने ऐसा किया है तो क्यों किया है, तो वो मैं एक बार रीजन सारे बता देती हूँ। स्टीम से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टीम पास करने से पहले हम लोग उसके इनिशियल रीडिंग्स लेंगे, जो कॉपर रॉड है उसके टेम्परेचर उसमें T1 T2 लगा के हम लोग देखेंगे कि क्या वो दोनों, अगर वहां पे कोई ना हीट पास हो रही है ना वाटर फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए। बट अगर सेम नहीं है, इसका मतलब हमारे जो थर्मामीटर्स है वो कैलिब्रेटेड नहीं है प्रॉपरली। ओके, वो सेम नहीं है, इसका मतलब एक थर्मामीटर या तो ज्यादा रीडिंग दे रहा है या फिर कम। तो ये चीज हमें नोट कर लेनी है, और फिर जब हम बाद में T1 माइनस T2 निकालेंगे तो उसमें हमें ये चीज माइनस करनी है या फिर प्लस, जिस तरह से हम अपने कैलकुलेट, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पहले हमारा जो T1 है और T2 है, इनके बीच में 5 डिग्री सेल्सियस, ये T1 5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा है, मान लो ये 20 डिग्री है, ये 25 है, तो लेट्स से कि ये 5 डिग्री एक्स्ट्रा शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने रीडिंग ली और हमारा ये T1 हो गया 70 और ये हो गया 50। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग तो डेल्टा टी कितना है, 20। बट अगर ये 5 डिग्री एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक्चुअल में कितना है, 45। बट ये डिफेक्टेड है या फिर कैलिब्रेटेड नहीं था, इस वजह से ये 50 शो कर रहा है, तो ये एक्चुअल में 45 है। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 5 एंड 35। एक मिनट, ये तो ये होगा 25, मैंने कैलकुलेट, ओके 25। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा डेल्टा टी आना था 20, वो मतलब 25 आना था, वो हमने 20 लेकर चल रहे हैं, तो वो एक एरर मतलब हमें गलत कैलकुलेशन होगी, इसलिए हमें ये चीज करनी होती है। ओके, ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर उन्होंने पूछा हमसे। टेम्परेचर इन द थर्मामीटर शुड बी, ये तो ऑफ कोर्स स्टेडी स्टेट के बाद ही करेंगे, क्योंकि अगर स्टेडी स्टेट ही अचीव नहीं हुई है, दैट मीन्स कि आपका जो हीट इनपुट इज नॉट इक्वल टू हीट आउटपुट। तो जो हमने इक्वेशन इक्वेट की थी ना, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगी जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आएगा, इसीलिए हमेशा स्टेडी स्टेट के लिए वेट करना है। ठीक है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसका मैं क्रिस क्रॉस करने से जो एक्स्ट्रा एरर है वो मैं शो कर सकती हूँ यहाँ पर। जैसे ये इन्होंने लिखा है कि एनी एरर ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द थर्मामीटर कैन बी रिमूव बाय इंटरचेंजिंग T1 एंड T2 एंड आल्सो T3 एंड T4, दोनों सेम। कैसे, वो एक बार जल्दी जल्दी से देखते हैं। लेट्स से T1 हमारा, ये एक T1 है एक T2 है। T1 हमारा हॉट वाला है और T2 हमारा कोल्ड वाला है। हमें हमें T1 माइनस T2 निकालना होता है हर बार। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से हमें T1 T2 हर बार कैलकुलेट करना होता है, हमें डेल्टा टी चाहिए होता है। ओके, यहाँ पर मेरे पास लेट्स से एक ए है जो कि 1+1 डिग्री का एरर देता है हर बार, क्योंकि वो डिफेक्टेड है, और बी देता है -0.5 डिग्री का। ओके, अब यहाँ पर मैंने लगाया ए इस साइड, पहले केस में मैंने ए यहाँ लगाया और बी यहाँ लगाया। ठीक है, तो ए की रीडिंग क्या होगी, T1 हो जाएगा T1 नॉट एक्चुअल रीडिंग +1 डिग्री एक्स्ट्रा, क्योंकि ये डिफेक्टेड है। और T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा T2 नॉट एक्चुअल रीडिंग जो होनी चाहिए और -0.5 डिग्री एक्स्ट्रा, क्योंकि ये डिफेक्टेड है। तो डेल्टा टी कितना होगा, T1 माइनस T2, वो होगा T1 नॉट माइनस T2 नॉट एक्चुअल रीडिंग का डिफरेंस और +1.5 डिग्री, ये है डिफेक्टेड जो हमारा आया है, क्योंकि ये ओके। अब सेम यही करना है, अब इसने क्या बोला, क्रिस क्रॉस कर दो, तो हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं एक बार, इधर बी और इधर ए। अब बी क्या करेगा, T1 प्राइम मतलब T1 को नोट करेगा, तो ये होगा T1 नॉट -0.5 डिग्री, क्योंकि इसका यही डिफेक्ट था, ये 0.5 डिग्री कम लेता था, तो ये हो गया T1 की रीडिंग। और T2 की रीडिंग क्या होगी, ये होगी T2 नॉट +1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें ये डिफेक्ट था कि ये +1 एक्स्ट्रा लेता है। ओके, अब डेल्टा टी कितना आएगा, अब डेल्टा टी आएगा T1 नॉट माइनस T2 नॉट -1.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब जितना यहाँ पर पॉजिटिव एरर था उतना यहाँ पर नेगेटिव एरर है, तो जब मैं इन दोनों को सम करके इनका मीन लूंगी, यानी 2, जब मैंने इनको सम किया तो T1 नॉट -2 T2 नॉट, ये हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एंड वी विल गेट द एक्चुअल T1 नॉट माइनस T2 नॉट, जो हमें एक्चुअल में चाहिए था। तो
ये फायदा है थर्ड थर्ड वाले प्रिकॉशन एंड सोर्सेज ऑफ एरर का। ओके, फोर्थ है रॉड शुड बी थर्मली इंसुलेटेड टू अवॉइड एनी लीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आखिर उसे इंसुलेट, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हम लोग रेडिएशन और एयर कन्वेक्शन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लॉस ऑफ हीट हमेशा होगा, आज तक कोई ऐसा इंसुलेटर नहीं बना जो 100% हीट लॉस को रोक दे। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है हमें उतना उसे इंसुलेट करना है। पहले हम उसे वुल क्लॉथ या फिर किसी चीज से पैडिंग कर देंगे, उसके बाद हम उसे वुडन बॉक्स में बंद करेंगे जिससे उसकी इंसुलेशन अच्छी हो जाए। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्लो, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर रेट ऑफ फ्लो फ्लक्चुएट करेगा दैट मीन्स हमारा स्टेडी स्टेट अचीव नहीं होगा, क्योंकि हीट इनपुट विल नॉट बी इक्वल टू हीट आउटपुट, तो हमारी स्टेडी स्टेट नहीं आएगा, और स्टेडी स्टेट नहीं आएगा तो हमारी टेम्परेचर डिफरेंस कभी कांस्टेंट नहीं होंगे, वो हमेशा राइज या लो होते रहेंगे, तो पूरा सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ओके, मतलब हमें फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें स्टेडी स्टेट आए, और फिर हम इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जो फ्लो ऑफ वाटर हो वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो और स्लो हो। ओके, लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज होगी तो दैट मीन्स ऑफ वाटर एट द कॉर्क्स थ्रू विच द थर्मामीटर पास। कॉर्क्स का, पहली बात तो रबर कॉर्क्स का यूज ही यही है कि वो यहाँ पर लीकेज ऑफ वाटर और लीकेज ऑफ हीट दोनों को रोकती हैं। लीकेज ऑफ हीट से हमारा स्टेडी स्टेट अचीव होगा, और लीकेज ऑफ वाटर तो ऑफ कोर्स उसे कूल डाउन करने के लिए है, तो उसके में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमारे जो लीकेज है वो नहीं होनी चाहिए। रेडियस ऑफ द रॉड अकर्स इन द सेकेंड, ये तो ये लिखा हुआ है कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें एरिया यूज हो रहा है, यानी रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसलिए रेडियस को बहुत ही केयरफुली नोट करना है, बिकॉज रेडियस को चेंज करने से हमारा स्क्वायर की मतलब यहाँ पर सेकेंड पावर में हमारी एरर्स आ सकते हैं, इसलिए। ओके, अब वीक पॉइंट्स क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर गुड कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सिर्फ गुड कंडक्टर्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू हम लोग यूज करें। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है, मेन प्रोसेस कंडक्शन। बट इंसुलेटर जैसे बैड कंडक्टर, मतलब जैसे वुड, वुड में कंडक्शन होगा ही नहीं। लेट्स से कि हमने वहां पर जो मेटल रॉड ली है इसकी जगह हमने वुड की रॉड ले ली, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। ओके, यहाँ T1, यहाँ T2। अब अगर ये वुड है तो ये T1 पॉइंट तो चलो कैसे जैसे गर्म हुआ भी, बट सिंस ये बैड कंडक्टर है ये कंडक्ट ही नहीं करेगा आगे हीट। अब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो T2 तक तो कोई हीट पहुंचेगी ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर T1 माइनस T2 कैसे लेंगे, और बहुत मुश्किल से ये T1 तक भी पहुंचेगी, ये पूरा ढंग से नहीं। हम ज्यादा हीट करेंगे तो ऑफकोर्स वो जल जाएगा, बट वो पूरा कंडक्ट नहीं करेगा कि यहाँ तक हीट आए और वो आराम से हम लोग T1 माइनस T2 कैलकुलेट करें, इसीलिए ये बैड कंडक्टर्स के लिए नहीं है। ओके, तो हमें एक्सप्लेन कैसे करना है, हमें बोलना है कि सर कंडक्शन हमारा मेन प्रोसेस में ट्रांसमिशन ऑफ हीट का कंडक्शन है, बट बैड कंडक्टर अलाउ ही नहीं करेंगे कंडक्शन को, तो हम लोग T1 माइनस T2 कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इसे बैड कंडक्टर के लिए नहीं यूज करते हैं। वो पूछेंगे कि बैड कंडक्टर के लिए आप क्या करोगे, हम करेंगे लीस्ट चार्ल्टन्स डिस्क मेथड। ओके, सिंस द कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स रीडिंग ऑफ 4 थर्मामीटर, ये वही है कि अगर थर्मामीटर में कोई एरर होगा तो उसे आप इंटरचेंज करके ठीक कर सकते हो, उसके पीछे का रीजन मैंने अभी डिराइव करके बताया। एनी लीकेज इन द वाटर इनलेट और आउटलेट में गिव सीरियस एरर, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो पूछते हैं कि इनलेट में मान लो आपके इनलेट में एरर है तो क्या प्रॉब्लम होगी, इनलेट में लीकेज है, इनलेट में लीकेज है मतलब आपकी जो हीट है वो लीक कर रही है, अगर हीट लीक कर रही है मतलब रेडिएशन के थ्रू या फिर कन्वेक्शन के थ्रू आपका हीट लॉस हो रहा है, तो जो स्टेडी स्टेट अचीव हुई भी है तो उसमें वो आप डायरेक्ट इक्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने फॉर्मूला जब हमने इक्वेट किया है उसमें हमने नेग्लेक्ट कर दिया है कोई भी हीट लॉस। हमने डायरेक्ट बोला है कि जितना कंडक्शन जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, पर ऐसा नहीं है, जितना आ रहा है उतना हीट लॉस में अगर जा रहा है, लीकेज की वजह से अगर जा रहा है तो वो इसके डायरेक्ट इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इनलेट में प्रॉब्लम होगी। आउटलेट में क्या होगा, आउटलेट में अगर वाटर, आउटलेट मीन्स अगर वाटर ही लीक कर रहा हो तो वाटर पूरी तरह से उसे ठंडा नहीं करेगा और स्टेडी स्टेट अच्छे से अचीव नहीं होगी। ओके, फ्लक्चुएशंस होंगी और जो के डिराइव होगा वो कम होगा, काफी कम, ज्यादा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी ही कम आ जाएगा, T4 माइनस T3 बहुत कम आएगा, तो हमारा जो के की वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम आएगी। अब सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एरर, हीट लॉस बाय रेडिएशन कैन नॉट बी इंटायरली रूल्ड आउट बिकॉज नो परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट इज नोन, इसीलिए हम अपनी तरफ से जितना बेटर रिजल्ट कैन। ये अच्छा क्वेश्चन है कि और कोई मेथड जिससे हम लोग अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करो। इलेक्ट्रिकल हीट से क्या होगा, कांस्टेंट हीट आता रहेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट आती रहेगी, तो अगर हीट लॉस होता भी है तो हमारा जो सोर्स है वो काफी कांस्टेंट हीट दे रहा है, काफी अच्छे फ्लो हो रखा है,
तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट हीट सोर्स ही लिया है, स्टील 100 डिग्री सेल्सियस हर टाइम 100 डिग्री सेल्सियस ही प्रोवाइड करेगा, इसलिए हम लोग हीट को लेते स्टीम को लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि हम लोग स्टीम ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्टील 100 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन रखेगा टेम्परेचर ए साइड पे, ए पॉइंट पे, यहाँ पर ये रहा ए पॉइंट पे स्क्रीन पे ये 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसकी वजह से ये हमेशा एक कांस्टेंट सप्लाई करता रहेगा, जिससे हमारा जो कंडक्शन है वो सही होगा। अगर ये यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुई तो हमारा जो स्टेडी स्टेट है वो अचीव ही नहीं होगा। ओके, सो ये हो गए प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया सेटअप, ये हो गया इनसाइड। अब ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। टू थर्मामीटर्स की यूज होता है, T1 T2 यूज होता है कंडक्शन के थ्रू जो डेल्टा TR है उसको नापने के लिए, और T3 T4 यूज होता है वाटर ने कितना अब्सॉर्ब किया और हीट को उसको मेजर करने के लिए। ओके, वाई डू वी इंटरचेंज द थर्मामीटर, ये अभी हमने क्या था, इंटरचेंज करने से जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, जो थर्मामीटर में अगर कोई एरर है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ रबर ट्यूब्स, हीट लीकेज को और वाटर लीकेज दोनों को रोकता है। हीट भी रुक जाएगी रबर से, वो एक इंसुलेटर है, और वाटर भी रुक जाएगा। ओके, वाई मस्ट स्टडी स्टेट बी अचीव्ड, स्टडी स्टेट अचीव क्यों करना है, क्योंकि स्टडी स्टेट जब अचीव होगी तभी तो हम लोग इक्वेशन को इक्वेट कर सकेंगे। ये हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी टी अपॉन एल इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी टी, तभी ये सारे इक्वेट हो पाएंगे। ओके, तो स्टडी स्टेट इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी नो स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, हमें कैसे बताना है, हमें बोलना है कि सर स्टेडी स्टेट इज द पॉइंट जहां पर हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, तो कोई भी बीच में हीट का कलेक्शन नहीं होता है। अब जब हीट का कलेक्शन नहीं हो रहा तो टेम्परेचर राइज या फिर लो नहीं हो रहा। ओके, व्हाई इज वाटर फ्लो कांस्टेंट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लो को केप्ट कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बता रखा है कि अगर वाटर ज्यादा तेज होगा तो वो जल्दी निकल जाएगा हीट ऑब्जॉर्व करके, तो उसमें डेल्टा टी इतना ज्यादा नहीं होगा, जो T4 माइनस T3 वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे हमारी जो वैल्यू है थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ओके, तो हम लोग इसे कांस्टेंट रखते हैं। व्हाई इज द apparatus प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट एयर फ्लो, हीट लॉस को बचाने के लिए। व्हाट हैपेंस इफ द ड्राफ्ट्स और एयर फ्लो से तो कन्वेक्शन करंट बनेगा, इसलिए। What happens if the disk is not perfectly insulated? Radiation loss, heat loss हो जाएगा। Derive the formula for ये हमने कर लिया है। What assumptions are made in this? assumption इसमें ले रहे हैं कि कोई भी heat loss नहीं हो रहा है रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, ये हमारा assumption है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर नीडेड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों चाहिए हमें, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में वो हमारे फॉर्मूले में, तो हमें उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहीं से देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे फॉर्मूले में ये रहा, यहाँ डिनोमिनेटर में आता है तो ये। ओके, सो दिस इज ए। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू वी कंसीडर डेल्टा T1 एंड T2, हमने कर लिया है कि T1 T2 कंडक्शन के लिए और T3 T4 अब्जॉर्प्शन के लिए। व्हाट हैपेंस टू थर्मल कंडक्टिविटी इफ थिकनेस इंक्रीजेस, तो थिकनेस अब इन्होंने एरिया की बोली है या फिर लेंथ की बोली है पता नहीं, बट ये फॉर्मूला में हम देख सकते हैं, ये वाला नहीं, इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, K इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए डेल्टा टी। ओके, ये वाला, इसमें लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर सकते हैं। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो के इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज कर रहे हैं तो के डिक्रीज होगा। व्हाट assumptions आर मेड, ओके तो हमने कर लिया। नेक्स्ट, डज थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज ये यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, व्हाई कैन मेटल्स बी मेजर्ड इजीली बट बैड कंडक्टर, ये भी हमने कर लिया है कि बैड कंडक्टर्स में उनका हीट कंडक्ट ही नहीं होगा, तो T1 माइनस T2 में डिफरेंस आएगा ही नहीं, T2 तक तो हीट पहुंचेगी ही नहीं, तो हम T1 T2 कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, इफ द वाटर फ्लो सडनली स्टॉप्स व्हाट हैपेंस टू रीडिंग्स, हमारा जो स्टेडी स्टेट है वो आएगा ही नहीं, स्टेडी स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेडी स्टेट चेंज हो जाएगा तो हमारे जो कैलकुलेशंस की हमने इक्वेट किया है वो गलत हो जाएगी। बोथ थर्मोमीटर हैव जीरो एरर, हाउ विल करेक्ट, अगर बोथ जीरो एरर दोनों में, तो हम लोग दोनों को रीडिंग को लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, फिर जो हम लोग अगली बार T1 T2 कैलकुलेट करेंगे स्टडी स्टेट पे, उसमें से अगर वो प्लस होगी, ज्यादा होगा तो हम माइनस करेंगे, और अगर वो जीरो एरर नेगेटिव होगा तो हम उसे ऐड करेंगे। ओके, व्हाई इज रेडिएशन लॉस नॉट नेग्लिजिबल, बिकॉज अभी तक हमें कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर नहीं पता जो कि 100% रेडिएशन को रोक सके। ओके,
मिनिमाइज करने के लिए हमने कॉर्क्स यूज करे हैं, रबर कॉर्क्स यूज करे हैं, हमने क्लोथिंग पैडिंग की है, हमने वुडन बॉक्स यूज करे हैं। तो ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं, ये डिफरेंट है। अब प्रिंसिपल ऑफ सेल सेपरेटर्स, प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है कि जितना हम स्टेडी स्टेट अचीव करते हैं, जिससे हीट इनपुट विल बी इक्वल टू हीट आउटपुट, तो कंडक्शन के थ्रू जो हीट इनपुट हुआ है वो अब्जॉर्प्शन के थ्रू जो वाटर ले गया है वो उसके इक्वल होता है। इक्वेट करके हमें के की वैल्यू मिल जाती है। ओके, एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होती है, जिसमें ये कहते हैं कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना हीट इनपुट होगा उतना ही हीट आउटपुट होगा। नेट जो चेंज ऑफ हीट है वो जीरो होगा, तो वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। What mode of heat transfer is mainly used here? Conduction. Why is conduction the only reliable mode for solids? क्योंकि कंडक्शन में क्योंकि सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते या फिर कहीं जा नहीं सकते, तो वो कंडक्शन करते हैं, एक के ऊपर एक दूसरे को वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी। ओके, नेम द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में वैसे तो सेटअप दिया जाता है, बट हमें चाहिए होता है 4 थर्मोमीटर्स, स्टॉप वॉच, और बस यही चाहिए होता है। बाकी तो वो लोग देते हैं, बाकी एक बॉक्स में सेटअप बना बनाया होता है। वर्नियर कैलिपर चाहिए होता है। वाई डू वी यूज स्टीम एज द हीट सोर्स? जिससे हमें एक कांस्टेंट हीट सोर्स मिल सके। हमें हर टाइम 100 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट साइड पे जो हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे हमें हर टाइम एक कांस्टेंट हीट मिल सके, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे। ओके, अगर यहाँ पर वाटर हुआ या फिर और कुछ हुआ तो यहाँ पर जो हमारा हीट इनपुट है वही फ्लक्चुएट हो रहा होगा, तो उससे तो आगे का रीडिंग्स ऑफ कोर्स खराब होंगी, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट हीट सोर्स देते हैं। तो ये है सेल्स एपरेटस। इसके बाहर तो क्वेश्चन आना चाहिए, इसी को ढंग से पढ़ के हम लोग इसे इतना प्रैक्टिस कर लिया काफी है। ओके।